सुभाष जी के घर। सुभाष जी तैयार हुए और हॉल में आ गए। उन्होंने देखा कि मंदिरा हॉल में बैठे गेम खेल रही है। मंदिरा, जो 22 साल की लड़की, सुभाष जी की इकलौती बेटी, दिखने में बेहद सुंदर पर अंदर से मन पूरा काला, बिल्कुल सुभाष जी की तरह। बालों का रंग सुनहरा, कंधे तक आते उसके बाल, आंखों का रंग काला, चेहरे पर हमेशा गुस्सा और अकड़। सुभाष जी उससे बोले, ये क्या कर रही हो मंदिरा, सीधे तरीके से बैठो। और ये कर क्या रही हो? पापा क्या हुआ, गेम खेल रही हूँ मैं, और क्या करूँ? सुभाष जी उसके पास बैठे और थोड़ा गंभीर तरीके से बोले, मंदिरा बेटा मेरी बात सुनो, मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। ओके पापा, पर बताइए क्या सुनना है मुझे? अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और तुम हॉस्टल से घर आ चुकी हो। तुम्हें हर किसी के साथ घुलने मिलने की आदत है और जल्द गुस्सा भी आ जाता है बेटा। हाँ पापा, पर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? मंदिरा पहले पूरी बात सुना करो, बीच में मत बोलो। तुम जब यहाँ नहीं थी ना तो मुझ पर बहुत सारा कर्जा हो गया था। उस कर्जे की वजह से लोग पैसे मांगने आते रहते हैं, इसलिए जब भी मैं कहूँ तब कमरे में ही बैठना है तुम्हें, बिना कोई सवाल जवाब किए। जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर नहीं आना है तुम्हें। और देखो, आज कुछ लोग आएंगे, मैं जिनके लिए काम करता था वो साहब आ जाने वाले हैं। अब बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, आज तुम्हारे पापा की जान ही क्यों ना चली जाए, तुम्हें कमरे से बाहर नहीं निकलना है। मंदिरा बड़े ध्यान से ये सब बातें सुन रही थी। जब सुभाष जी ने जान जाने की बात की तो उसके मन में अलग तरीके का डर बैठ गया। वो बड़ी बेचैनी से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप पापा? आपकी जान को खतरा? ऐसे कैसे लोगों से आपने कर्जा ले रखा है जो आपकी जान भी ले सकते हैं? सुभाष जी सीरियस होकर बोले, बेटा तुम उनको शायद जानती हो, जहां मैं काम करता था, जिनका ये शहर है, वो है मनन साहब। मनन का नाम सुनकर मंदिरा झट से खड़ी हो गई। उसने भी बहुत बार उसके बारे में सुना था, वो भी बहुत कुछ अखबारों में, टीवी में देख चुकी थी। आखिर भोपाल उसी का शहर था और मनन के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता था। सब उससे बहुत ज्यादा डरते थे। क्राइम की दुनिया में तो मनन का बहुत बड़ा नाम था। आखिर वो भोपाल जैसे बड़े शहर पर अकेला राज करता था, तो ये कोई आम बात नहीं थी। मंदिरा अपनी ही धुन में गुम हो गई थी। ये सब सुनकर तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा था और साथ ही मन में एक डर सा बैठ गया था। सुभाष जी बोले, मैंने जो कहा वो सुना या नहीं? देखो बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम उनके सामने ना जाओ। अगर तुम उनके सामने गलती से भी आ गई ना तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। वो लोग अच्छे नहीं है, बस इतना सुन लो। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? ये सुन मंदिरा हाँ में सिर हिला देती है। रानी जी बाहर गई होती हैं तो वो घबराहट में अंदर चली आती है। सुभाष जी उन्हें देखकर डर जाते हैं। सुभाष जी घबराते हुए बोले, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? रानी जी हाँफते हुए बोली, सुभाष जी साहब की गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, वो लोग अंदर आ रहे हैं, पता नहीं अब क्या होगा। सुभाष जी तो उनकी ये बात सुनकर जैसे बेहोश होते होते बचे। हे भगवान, ये लोग तो दोपहर को आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? पैसों का तो अरेंजमेंट भी नहीं हुआ, अब क्या करेंगे हम? ये कहकर सुभाष जी ने मंदिरा की तरफ देखा, जो बहुत चिंता से उनकी तरफ देख रही थी। सुभाष जी रानी जी से कहते हैं, रानी जी आप जल्दी से मंदिरा को यहाँ से लेकर चली जाइए। उन लोगों के सामने इसे यहाँ आने से मना कर दीजिए। मंदिरा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ मत आना। आई बात समझ में? मंदिरा ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। रानी जी भी उनकी खातिरदारी के लिए किचन में चाय बनाने और खाने की चीजें लेने चली गई। जब वो किचन में आई तो उन्होंने देखा कि वो गैस पर सब्जी बना रही थी। रानी जी ने उससे कहा, चाय बना दे जल्दी से, बाहर साहब आए हैं, मैं बाहर जा रही हूँ। और हाँ, एक और बात। रानी जी उसका हाथ कस के पकड़ते हुए बोली, अपना ये रूपवान चेहरा ढक कर रखना, बता रही हूँ तुझे। चाय नाश्ता रखकर तुरंत चली आना, पता नहीं क्या होगा। अब पता नहीं साहब क्या करेंगे, अब मेरा मुंह मत देख, जल्दी जल्दी हाथ चला और बाहर चाय नाश्ता लेकर आ जा। ये सुन उसने हाँ में सर हिला दिया और रानी जी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद वो चाय बनाने लग गई। चाय बनाते बनाते उसके दिल में पता नहीं कितने सारे ख्याल आए और कितने आंखों में आंसू के जरिए बह गए। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लग गई। यहाँ मनन, अंश और उसके सारे आदमी घर पर आ गए। सुभाष जी और रानी जी उनको देखकर बहुत ज्यादा डर गए। घर में आते ही मनन सीधा सोफे पर पैर पसार कर बैठ गया। उसने अपने पैर सामने रखे टेबल पर रख दिए और होठों के बीच सिगरेट सुलगाकर रख दी और सिगरेट के कश भरने लगा। अंश भी सुभाष जी को घूर कर सोफे के कोने में बैठ गया। उनके सारे आदमी मनन के पीछे और अंश के पीछे खड़े हो गए। सुभाष जी की तो जैसे जान ही बाहर आने को थी। उन्होंने हिम्मत करके मुंह खोला और कुछ बोलने को हुए। सुभाष जी डर से गिड़गिड़ाकर, साहब आप लोग तो दोपहर को आने वाले थे ना, इतनी सुबह क्यों तकलीफ ली, मुझे बुला लिया होता। अंश मुस्कुराते हुए कहता है, सुभाष जी ये घर किसका है? साहब आप ही का है। तो हमारे घर में हमें आने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती। अंश यहाँ वहाँ घूम रहा था, पूरे घर को देख रहा था। अंश रानी जी के पास आया और उन्हें घूर कर देखने लगा और थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है, रानी जी ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी, शायद हमारे सुभाष जी आपको खाने को नहीं देते या आपको मारते पीटते रहते होंगे, इसीलिए ऐसे हो गए आप। रानी जी खुद को देखते हुए बोली, मुझे क्या हुआ है साहब, मैं तो जैसी थी वैसी ही हूँ। अंश उनके चेहरे के करीब आ गया। सुभाष जी भी कुछ बोल नहीं पाए। रानी जी डर के मारे वैसे ही खड़ी रहीं और अंश ने उनके सर से एक बाल तोड़ा। उस बाल को रानी जी को दिखाते हुए कहता है, ये देखिए, ये है 2 महीनों में आया फर्क। अंश उस बाल को घूर कर, देखिए आपका पहला सफेद बाल। रानी जी ने ऐसा सुन उस बाल को हाथ में लिया और उसको घूरने लगी। ये देख सब लोगों की हंसी छूट गई। मनन अभी भी वैसा ही बैठे सिगरेट के कश भरे जा रहा था और सुभाष जी को लगातार घूरे जा रहा था। सुभाष जी ने जब ये सब देखा तो वो और भी ज्यादा डर गए। सुभाष जी रानी जी से कहते, रानी जी क्या कर रही हो आप, घर पे साहब आए हैं, कुछ चाय नाश्ता लेकर आइए। साहब क्या लेंगे आप नाश्ते में? मनन उसे घूर कर कहता है, पैसे। सुभाष जी लड़खड़ाती हुई जुबान से बोले, साहब पहले कुछ खा लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं ना। पैसा कहाँ है? साहब आप बहुत थक गए होंगे, आप थोड़ा थोड़ा आराम कर लीजिए। मनन का गुस्सा अब लिमिट क्रॉस कर चुका था। वो गुस्से में चिल्लाया, मुझे एक ही बात बार बार दोहराने का शौक नहीं है, इसलिए जितना पूछा उतना जवाब दे। पैसा कहाँ है, बोल। सुभाष जी का अब डर की वजह से बहुत बुरा हाल हो रहा था। उनको पसीने आने लगे थे। उन्होंने थर्राती हुई जुबान से कहा, वो साहब पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया।
उन्होंने इतना कहते ही अपना सर झुका लिया। मनन का गुस्सा अब बुरी तरह से फट पड़ा। उसने सामने रखे टेबल पर जोर से लात दे मारी। वो टेबल पूरा कांच का था और जोर से लात मारने की वजह से वो टूट गया और सीधा जाकर सुभाष जी के पैरों पर लगा। सुभाष जी दर्द से चिल्ला उठे। कांच टूटने की आवाज से कमरे में बैठी मंदिरा भी बाहर आने को हुई। तभी उसे सुभाष जी की बातें याद आ गई और वो वहीं पर रुक गई। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी। उसने देखा कि बहुत सारे लोग आए हैं और उनमें से एक यहाँ का डॉन और दूसरा उसका साथी है। आज उसने मनन ओबरॉय को पहली बार देखा था। जितना अखबारों के पेज पर और टीवी की स्क्रीन पर हैंडसम दिखता है, उतना तो रियल लाइफ में भी वैसा ही दिखने में है। कितना हैंडसम है। वो बस उसे देखे ही जा रही थी। वहीं वो भी किचन से बाहर आने को हुई तो बाहर का नजारा उसने देखा तो दंग रह गई। बाहर सुभाष जी सोफे के कोने पर बैठकर दर्द से करहा रहे थे। वो किचन के दरवाजे से ही ये सब देखने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुनिए अगला भाग। और वो बोल पड़ी। मनन अपनी जगह से उठा और सोफे पर पैर रखकर उसकी तरफ झुककर बोला, अभी तक इंतजाम नहीं किया पैसों का? मतलब अब कर्जा तेरी जान लेकर ही चुकेगा? हाँ? ये सुन सुभाष जी उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, साहब मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैं आपके सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। इस पर अंश हंसते हुए बोला, अरे बाप रे, कहाँ से लॉटरी लगने वाली है बुढ़े की? शायद सूद समेत लौटाने की बात कर रहा है। हाँ? अबे ओ गिरगिट, ये पैसे नहीं दे पा रहा है तो सूद कहाँ से लौटाएगा? मनन उसके चेहरे पर गन घुमाते हुए बोला, तो बोल तेरे साथ क्या किया जाए? तुझे मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए? सुभाष जी अपनी आंखों में आंसू लिए बोले, छोड़ दीजिए साहब, दया करो साहब मुझ पर। मनन हल्का सा मुस्कुराकर बोला, 2 महीने पहले तेरे कारनामे पता चले, फिर तुझे सजाए मौत नहीं दी। बस मेरा जितना नमक खाया है उतना वापस देने की सजा दी है, पर तू वो भी नहीं कर पा रहा है। तो अब तेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, तो जी के क्या करेगा? मैं अपने से गद्दारी करने वालों को मौत की सजाई सुनाता हूँ, पर तुझे एक मौका दिया था, पर तूने उसे अब गवा दिया है। अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर मनन ने सुभाष जी के सर पर गन तान दी और उसे लोड की। ये देख अंश बोला, अरे रुको मन यार, अभी तो आए हैं तो इसको मार के क्या फायदा होगा हमारा? इसको छोड़ो। वैसे तुमने एक बात नोटिस की? मनन अपनी जगह वापस बैठते हुए बोला, क्या? रानी जी सुभाष जी को सोफे पर बिठाती हैं। अंश खुशबू सूंघते हुए बोला, हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से खाने की खुशबू आ रही है, और वो भी मस्त। मनन उसे घूर के बोला, तुझे अभी खाना खाना है? अंश उसकी तरफ देखकर कहता है, अरे यार खुश वो इतनी अच्छी आ रही है, भूख अपने आप लग गई है। वैसे खुशबू आ कहाँ से रही है? मनन ने भी नोटिस किया कि खुशबू वाकई बेहद ज्यादा अच्छी है। मनन और अंश दोनों किचन की तरफ देखने लग गए। मनन ने सुभाष जी की ओर देखकर पूछा, हमारे अलावा घर में और भी कोई है क्या? सुभाष जी ये सुनकर थोड़े घबरा गए। उन्होंने रानी जी की तरफ देखा तो रानी जी बोल पड़ी, वो किचन में हमारी बेटी है, खाना बना रही है साहब। आपको खाना खाना है तो मैं अभी लेकर आती हूँ। मनन कुछ सोचते हुए बोला, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी हॉस्टल में रहती है, तो ये कहाँ से आ गई अब? ये सुन रानी जी सुभाष जी की तरफ देखकर कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। मनन सुभाष जी और रानी जी के इशारे समझ गया और उनकी तरफ बढ़ गया। वो गुस्से में बोला, कुछ पूछा है, जवाब क्यों नहीं देते तुम? मुंह में दही जम गया क्या? मनन ने ऐसा कहकर उनकी तरफ देखा, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। फिर मनन ने अंश की तरफ देखा, पता लगा घर में हमारे अलावा कौन कौन है? अंश जोर से चिल्ला के, और कौन है घर में? बाहर निकलो, वरना वहीं आकर बैंड बजाएंगे। रानी जी और सुभाष जी की तो जान हाथ में आ गई थी। वो सोचने लगे कि अगर मंदिरा इनको दिख गई तो ये जरूर उसे मोहरा बनाएंगी, और डर के मारे ऐसा सोच सोचकर उनके हाथ पांव कांप रहे थे। जब कोई अंदर से नहीं आया तो मनन और अंश किचन की तरफ बढ़े। एकदम से सुभाष जी बोले, साहब घर में कोई नहीं है, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। ये सुन रॉकी बोला, अच्छा तो खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है फिर? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने हमारे पीछे ही पुलिस को बुला लिया और इस घर में छिपे हो? और अगर ऐसा हुआ ना बच्चू, कोई बात नहीं, तेरी सजा और भी बढ़ेगी। अंश अब तक अपना आपा खो बैठा। पुलिस का नाम सुनते ही उसे लगा कि शायद इस गिरगिट ने पुलिस को ही बुला लिया है। अंश सुभाष जी के सर पर गन रखकर बोला, बोल पुलिस को बुलाया ना तूने? हाँ सच सच बता। नहीं नहीं साहब, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। रानी जी भी उनके पैर पकड़ते हुए बोली, साहब हमारा यकीन कीजिए, हमने पुलिस को नहीं बुलाया, हम सच कह रहे हैं। अच्छा वो तो अभी पता चल ही जाएगा। और ऐसा कहकर अंश ने गन लोड की और ऊपर की तरफ चला दी। बुलेट की आवाज इतनी तेज थी कि कमरे में बैठी मंदिरा के हाथ से पानी का ग्लास छूटकर गिर गया। मंदिरा ग्लास टूटने से बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि ग्लास टूटने की आवाज बाहर तक तो आ ही गई थी। सब लोग उस कमरे की ओर देखने लगे। अंश मुस्कुराते हुए उस कमरे की ओर देखने लगा। वो सुभाष जी से बोला, देखा मेरी बुलेट का कमाल, जो काम तू नहीं कर पाया वो मेरी बुलेट ने कर दिखाया। मनन उस कमरे की ओर देखकर बोला, कौन है उस कमरे में? जल्दी बाहर निकलो। साहब कोई नहीं है हम लोगों के अलावा इस घर में। अंश मुस्कुराकर बोला, वो तो अभी पता चल ही जाएगा कि कौन है या कौन नहीं है। और ऐसा कहकर अंश उस कमरे की ओर बढ़ गया। वो ठीक कमरे के सामने के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। उसने कमरे का दरवाजा इतनी जोर से खोला कि कमरे में बैठी मंदिरा बुरी तरह डर गई, और वो डर की वजह से खुद में ही सिमट गई। अंश उसे अभी भी देखे जा रहा था। वो उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बाहर लेकर आ गया। सब लोग अंश की तरफ देखने लग गए। मनन ने उस लड़की को देखा तो वो सुभाष जी की तरफ घूर कर देखने लगा। अंश मुस्कुराते हुए, अरे यार मन, इस कमरे में ये मासूम सी बच्ची मिली मुझे, शायद यही इस बुढ़े की बेटी है। मंदिरा अपने बाप के लिए ऐसे शब्द सुनकर ज्यादा ही गुस्सा हो गई, और वो गुस्सा आखिर निकल ही पड़ा। मंदिरा अंश की तरफ गुस्से से चिल्लाते हुए, ओए जबान संभाल के बात कर, समझा? पापा है वो मेरे, उनको इज्जत दे, इज्जत से बुला उन्हें, बुढ़ा होगा तेरा बाप, स्टूपिड। इतना ही बोला था कि सुभाष जी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसको धीरे से बोले,
अरे चुप कर, कहा था ना अपने गुस्से को संभाल कर रख। पागल लड़की, क्या कर दिया तूने। सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। मनन का तो गुस्से से बुरा हाल हो गया, क्योंकि अंश से कभी भी किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। मंदिरा को भी एहसास हुआ कि उसने गुस्से में क्या कर दिया, अपने गुस्से को बाहर निकाल दिया। मनन गुस्से से उसकी तरफ बढ़कर बोला, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? इसका अंजाम क्या हो सकता है? हाँ। मनन उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी अंश ने उसको रोक दिया और खुद मंदिरा की तरफ बढ़ गया। मंदिरा उससे डर के मारे पीछे की तरफ जाने लगी और उन दोनों के बीच में सुभाष जी आ गए। सुभाष जी अंश को रोक कर बोले, साहब माफ कर दीजिए, नादान है, गलती हो गई इससे, अब कभी ऐसा नहीं करेगी, ये जाने दीजिए साहब। लेकिन अंश अभी भी मंदिरा को घूरे जा रहा था। अंश ने एक हाथ से सुभाष जी को धक्का दिया और सुभाष जी गिरते गिरते बचे। उसके बाद अंश मंदिरा के नजदीक आया और मुस्कुराकर बोला, यार मन, ये लड़की मासूम नहीं है, ये तो एक खराब मौसम है जो कभी भी किसी के सामने बिगड़ता है। अंश ने इतना बोला और मंदिरा की आंखों में आंसू छलकने लगे। अरे अरे, इतना क्यों डर रही हो? खा थोड़े ना जाऊंगा तुम्हें। मुंह खोलते वक्त तो डर नहीं लगा तुम्हें? मेरी बातों से ही इतना डर लगने लगा कि तुम रो रही हो। वेरी सैड। रो मत, ओके? कुछ नहीं करूंगा मैं। हाँ। वहां खड़ी रानी जी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने अंश से जाकर कहा, साहब माफ कर दीजिए, इसे नहीं पता था, मैं आपसे माफी। अंश ने बीच में ही उन्हें रोक दिया और वहां से जाने को कहा। अंश फिर से मंदिरा से बोला, तो बताइए मैडम, आपके खराब मौसम को कैसे सुधारा जाए? पर मंदिरा उस वक्त कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ एक टक अंश को ही देख रही थी। अंश उसके नजदीक जबड़ा बीच कर बोला, क्या कहा था तूने? मैं अपनी जबान को संभालूं, पर यहाँ तो आपकी जबान बंद पड़ी है। वैसे बहुत कुछ कह दिया था तुमने, जरा फिर से बोलो। अंश ने देखा कि वो कुछ नहीं बोल रही। वो जोर से चिल्लाकर, बोलो। मंदिरा पूरी तरह से कांप गई। उसके मुंह से सिर्फ सॉरी निकला और वो सिसकियां लेकर रो पड़ी। अंश जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी मंदिरा को चुभ सी रही थी। वो सिर्फ उसे देखकर रोए जा रही थी और अंश हंसते हुए बोला, मन यार, ये तो डरपोक निकली, देख तो कैसे रो रही है। वहां खड़ा मनन सिर्फ मुस्कुरा दिया। अंश का हंसना जारी था। रानी जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वो थोड़ा सख्ती से बोली, साहब अब बस भी कीजिए, मेरी बेटी को कितना रुलाएंगे आप? उसने तो माफी भी मांग ली, अब तो उसे माफ कर दीजिए। सुनिए अगला भाग, चांद का टुकड़ा। इतना सुन अंश रानी जी को घूरकर बोला, अच्छा मैं बस करूं? आप अपनी बेटी से कहिए ना कि रोए नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा खासा आपके पतिदेव से बात कर रहा था, तभी आपका ये खराब मौसम, मेरा मतलब आपकी बेटी ने बीच में अपना मुंह डाल दिया और मुझे बस करने के लिए कह रही हैं आप ये भूल रही हैं कि मुझसे जबान लड़ाने वाले का मैं क्या अंजाम करता हूँ। अपनी बेटी से कहिए कि अपनी चोंच बंद रखे, नहीं तो इसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और अंश ये सब बोलकर मनन के पास जाने के लिए मुड़ा तो उसे मंदिरा की जोर से रोने की आवाज आई। अंश अपना सर खुजाते हुए, अरे चुप भी करो, ज्यादा आवाजें आई तो यही तुम्हारी जबान काट लूंगा, समझी? रानी जी ने कैसे भी करके मंदिरा को चुप करवाया और सुभाष जी भी वहीं खड़े मंदिरा को समझा रहे थे। इतने में मनन को एक कॉल आई जो घर के ही नंबर से थी। उसने कॉल उठाया। हेलो, सामने से श्याम काका। हेलो साहब। मनन, हाँ बोलिए काका। श्याम काका चिंता में बोले, साहब हमें अभी गांव जाना पड़ेगा, हमारे बेटे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, उसने हमें बुलाया है, तो साहब क्या हम जाएं? ये कोई पूछने की बात नहीं है काका, आप जाइए और पैसे लेकर जाइए, जितनी भी जरूरत हो उतने लेकर जाइए और पहुंचते ही फोन कीजिएगा, ठीक है? पर साहब आपके खाने का क्या? उसकी चिंता मत करिए आप सिर्फ अभी अपने बेटे की चिंता करिए और आराम से गाँव जाइए, और पैसों की जरूरत होगी तो यहाँ से भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है काका, आप हमारे पिता जैसे हैं और पिता को ये सब नहीं बोलना चाहिए। जी साहब, मैं अब यहाँ से निकलता हूँ, आप अपना और अंश बाबा का ख्याल रखिएगा। आप भी अपना और ऋषि का ख्याल रखिएगा। जी साहब। इतना बोलते ही मनन ने फ़ोन काट दिया। अंश ने जब पूछा इस बारे में तो उसने सारी बातें बता दी। जब मनन ने सुभाष जी और बाकी सबको देखा तो उसे यहाँ का होश आया। मनन यहाँ वहाँ देखने लगा और रवि, रॉकी, जीतू और मोनू से बोला, देखो इस घर के हर कोने में जाकर देखो कोई और भी है क्या? मनन की बात सुनकर वो लोग घर में हर जगह देखने लगे। मनन, बोल सुभाष, अब क्या करना है तेरा? साहब बस मुझे कुछ वक्त और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है साहब, आपकी मेहरबानी से घर चलता था, अब मैं पूरे रोड पर आ गया हूँ। ऐसे तो आप घर छीन लेंगे तो मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाऊंगा? बस थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी पाई पाई चुका दूंगा। उस वक्त मनन उसकी तरफ ना देखकर अपनी ही गन हाथों में घुमा रहा था। वो हल्का सा हंसकर बोला, भरोसा, और वो भी तुझ पर? अच्छा मजाक किया बुड्ढे। अंश भी ये सब ड्रामा देख रहा था। उसकी नजर मंदिरा पर पड़ी तो देखा मंदिरा चुप हो चुकी थी। ये सब लगभग 10 मिनट तक चलता रहा और वहां रॉकी, रवि और जीतू आ गए। उन्होंने बताया कि घर में कोई नहीं है। तभी मोनू किचन से आया और बोला, भाई ये लड़की किचन में थी। मनन, अंश और बाकी सबकी नजरें उस पर पड़ी। मनन उसे नीचे से ऊपर देखते हुए, कौन है ये? सुभाष जी। साहब वो किचन में थी, खाना बना रही थी। मनन उसको आंखें दिखाकर, तो मैंने कब कहा कि वो गाना गा रही थी? तेरी लगती क्या है? अंश कुछ याद करते हुए, 1 मिनट, तूने तो कहा था कि तेरी बेटी किचन में खाना बना रही है, पर तुझे तो एक ही बेटी है और वो भी ये नकचड़ी, गुस्सैल और डरपोक, और क्या क्या नाम है इसके? रानी जी। साहब मंदिरा। अंश हल्का सा मुस्कुराते हुए, हाँ मंदिरा यानी मंद बुद्धि। तो ये कौन है फिर? इस पर सुभाष जी धीरे से बोले, साहब ये हमारे स्वर्गवासी भैया भाभी की बेटी है, हमारे साथ ही रहती है। कब से? मनन ने पूछा। 2 साल से साहब हमारे साथ, रानी जी बोली। इतने में अंश एप्पल खाते हुए बोला, अच्छा पर तुम लोगों के घर में कभी भी हमने ये लड़की देखी नहीं, तो ये 2 साल से कैसे यहाँ पर हो सकती है फिर?
नहीं साहब, वो यहीं रहती थी, बस कभी सामने नहीं आई। मनन उसको अजीब नजरों से देख रहा था। वहां पर हर शख्स उसे घूर रहा था और वो तूने जो ना कहा किए हुए एक ही जगह देखे जा रही थी। आपकी इस बेटी को धूप लग रही है क्या?